हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10 इलेक्ट्रिसिटी का जो लास्ट पार्ट है, टॉपिक जो है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इन सीरीज, पैरेलल, इलेक्ट्रिक पावर और हीटिंग इफेक्ट के बारे में 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। ओके, सीरीज और पैरेलल कनेक्शन में इजी है, आप लोग कर भी लिए होंगे, बट फिर भी मैं यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ इंपॉर्टेंट, जो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है या कॉन्सेप्चुअली इंपॉर्टेंट है। So question number 1 है, show that the reciprocal of the equivalent resistance of a group of resistances joined in parallel is equal to the sum of the reciprocal of the individual resistances। मतलब क्या है कि वो पैरेलल कॉम्बिनेशन का आपको फार्मूला डिराइव करना है ना। इसमें जो है आप कैसे भी कर सकते हैं, 2 लेके भी कर सकते हो, 3 लेके भी कर सकते हो, 4 भी लेके कर सकते हो। अगर यही क्वेश्चन आता है फार्मूला डिराइव का, तो इसमें सर्किट डायग्राम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत अच्छे से बनाना है, एकदम करेक्ट। इसमें जैसे बैटरी है तो बैटरी का जो प्लस माइनस आपको शो करना जरूरी है अच्छे से। फिर करंट का डायरेक्शन हो गया। फिर यहाँ पर 3 रेजिस्टेंस मैंने यहाँ लगाया, R1 R2 R3 पैरेलल में लगाया। देखो ये एक वायर आ गया, फिर यहाँ से इसको डिवाइड कर दिया, एक R1 R2 R3, और ये यहाँ पे वापस आके ज्वाइन हो गया। और यहाँ पे पोटेंशियोमीटर जो है, सॉरी वोल्ट मीटर जो है, उसका कनेक्शन दिया हुआ है, ये प्लस और ये माइनस इस तरफ है ना, प्लस बैटरी की प्लस तरफ, माइनस बैटरी का माइनस तरफ जाएगा। और एक स्मॉल करंट जो है यहाँ पे भी फ्लो होगा, तो ये एक एरो से उसको शो कर रहा है। उसके बाद ये करंट वापस यहाँ से आ गया, और एक अमीटर हमने लगाया, अमीटर का भी जो है प्लस माइनस आप देख लो अच्छे से। और एक की होगा, की को जब करंट हम शो कर रहे हैं तो हम की को क्लोज कंडीशन में दिखा देंगे। ठीक, तो इस तरीके से आपको ये जरूरी है इसको दिखाना। और ये सर्किट डायग्राम आपको आपने बना ली, सपोज 2 नंबर का आता है तो सर्किट डायग्राम जो है 1 नंबर आपको सर्किट डायग्राम में मिल जाएगा, और 3 नंबर का आता है तो भी सर्किट डायग्राम का 1 नंबर रहेगा। उसके बाद R1 R2 R3 सीरीज को आपने रेजिस्टेंसेस को आपने पैरेलल में ज्वाइन किया हुआ है। ओके, तो अब जैसे करंट फ्लो हुआ, यहाँ बैटरी से करंट आई निकला, तो ये करंट जब इस जंक्शन में आएगा यहाँ पर, तो ये 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द रेजिस्टेंसेस। वो हम करंट को यहाँ पे डेजिग्नेट कर देते हैं I1 I2 I3। सपोज ये I1 I2 I3 में डिवाइड हो गया, तो यहाँ पर टोटल करंट जो है वो क्या है, टोटल करंट जो है वो I है, एंड दैट इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ये पहला आपको फार्मूला लिखना है ना, ये पहला आपको फार्मूला लिखना है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। बस उसके बाद क्या करना है, लेट आर पी बी दी, आप लिखोगे लेट आर पी मतलब आर पैरेलल बी दी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दी पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ दी रेजिस्टेंसेस। बस ये एक सेंटेंस आपको लिखना है। और फिर क्या करना है, बाई अप्लाइंग ओम्स लॉ, ओम्स लॉ जो है हमने किस में लगाया, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। यहाँ पे आर हमने जो है पैरेलल वाला ले लिया है, जो इक्विवेलेंट वैल्यू है। तो हमारे पास में इक्वेशन नंबर 1 किसका है, आई के ऊपर है, आई इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो हम यहाँ करेंगे, क्या करेंगे, आई को ले लेंगे, आई इक्वल टू V बाई आर पी करेंगे। तो इसी के बेसिस पे अब यही फार्मूला को हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, सपोज इस रेजिस्टेंस में। तो यहाँ पर I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर V बाई R1 हो जाएगा। इसके लिए क्या हो जाएगा, V बाई R2 हो जाएगा, I2 इज इक्वल टू, और यहाँ पर I3 इज इक्वल टू V अपॉन R3 हो जाएगा। तो ये 3 हम जो 3 वैल्यू I1 I2 I3 का हमको ये मिल जाएगी, और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो V अपॉन आर पी इज इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3 हो जाएगा, है ना। सो यहाँ पर जो है V जो है कॉमन निकल जाएगा, ये V आपने बाहर निकाल लिया, तो ये हो गया 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, है ना। और यही आपका जो है V और V कैंसिल हो जाएगा, 1 बाई आर पी इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये आपका फार्मूला डिराइव हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। ठीक है, तो ये एक डेरिवेशन आ सकता है, तो ये आप जरूर से करना है, इसको इजी है, बिल्कुल मिस मत करना। ओके, सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शो 4 different ways in which 3 resistors
of R ohm each may be connected in a circuit, in which case is equivalent resistance of the combination maximum or minimum। तो 3 रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तीनों का जो है रेजिस्टेंस इक्वल है और उसको किस तरीके से, कितने तरीके से हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर 3 वेज दिखाया हूँ कि कैसे उसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो पहला तो हो गया, आपको डायरेक्टली सीरीज में लगा दो R प्लस आर प्लस आर, ओके। फिर दूसरा तरीका है कि तीनों को आप पैरेलल में लगा दो, तो ये तो दो जो है आप जानते हो वो हो गया। तीसरा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है कि कोई दो को पैरेलल में लगा लो और एक को, उसको जो है थर्ड वाले को उन दोनों के सीरीज में लगा दो, तो ये वाला थर्ड वाला हो गया। और कोई चौथा इसका कॉम्बिनेशन हो नहीं सकता, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो है ये 3 कॉम्बिनेशन हो गए जो आपको बोला उसने बताने के लिए। अब इसमें मैक्सिमम किस में होगा और मिनिमम किस में होगा रेजिस्टेंस। तो मैक्सिमम तो हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन में ही रहता है, मैक्सिमम जो है रेजिस्टेंस होता है वो सीरीज में ही रहता है। तो यहाँ पर चूंकि 1 वाला जो है वो सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो पार्ट ए ऑफ द आंसर है 1 हैज द मैक्सिमम रेजिस्टेंस दैट इज R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा R प्लस R दैट इज 3R, और वो है सीरीज कॉम्बिनेशन। और मिनिमम जो होता है हमेशा पैरेलल में होता है। तो सेकंड जो है, सेकंड नंबर का जो है कनेक्शन, वो कॉम्बिनेशन जो है 2 हैज द मिनिमम रेजिस्टेंस दैट इज 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R प्लस स्मॉल r प्लस 1 बाई स्मॉल r, दैट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। और ये आप इसका एलसीएम लोगे तो R आ जाएगा, ऊपर में 1 प्लस 1 आ जाएगा, तो ये R 3 बाई आर हो जाएगा, और उसको इन्वर्स करोगे तो R इक्वल टू R बाई 3 हो जाएगा, ठीक। और इसको अगर आप सोच रहे कि इसका क्या होगा, तो आप इसका सोचो क्या होगा। देखो ये दो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में दो है, तो यहाँ पर देखो आपने ये जो है ये इसको किया R इक्वल टू R बाई 3 हो गया। तो अगर आप 2 लगाओगे तो यहाँ पे इसका जो है कॉम्बिनेशन का R पैरेलल क्या आ जाएगा R बाई 2 हो जाएगा, है। देख लो वो आप खुद करके देखना, 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर, तो R बाई 2 हो जाएगा। और ये सीरीज में है तो R टोटल क्या हो जाएगा, ये स्मॉल r ये वाला और इसका कॉम्बिनेशन का R बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा 3 बाई 2R हो गया, है ना। तो ये 1.5R आया, ये 0.33R आ गया, ये 0.33R आया, और ये 3R है। तो ये मैक्सिमम है और पैरेलल वाला मिनिमम है, ठीक है। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का। फिर इसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट विल happen if the electric circuit is purely resistive? What will happen if the electric circuit is purely resistive? तो क्या होगा इसका आंसर, ये बोल रहे हैं कि प्योरली रेजिस्टिव अगर सर्किट है तो क्या होगा। प्योरली रेजिस्टिव मतलब क्या होगा कि कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है उसमें जो है रेजिस्टेंस मतलब खाली रेजिस्टर लगा हुआ है जो पूरी इलेक्ट्रिसिटी को यूज करेगा। तो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में क्या होता है कि ए कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रेजिस्टर्स ओनली इज कनेक्टेड टू ए बैटरी एंड द इलेक्ट्रिक एनर्जी कंटिन्यूअली गेट्स डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो जैसे आपका कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है, तो नॉर्मली जो हीटिंग अप्लायंसेस होते हैं उसमें हम ऐसे रेजिस्टिव सर्किट दिखा देते हैं। ये हमारा ये जैसे बैटरी को करंट आ गया, तो ये क्या है प्योरली रेजिस्टिव सर्किट हो गया, इस टाइप का जो सर्किट होता है। तो ये हीटिंग अप्लायंसेस में रहता है। तो रेजिस्टिव सर्किट क्या होगा कि when they are connected to a battery the electric energy continually gets dissipated in the form of heat। तो सारी की सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो हीट के फॉर्म में जो है यूज अप हो जाएगी। एंड दिस हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूटिलाइज्ड इन ए डिवाइस लाइक इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन, टोस्टर हो गया, या आपका इलेक्ट्रिक ओवन हो गया। ये सभी में जो है ये जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज हो जाती है। तो मेंशन इट्स एप्लीकेशन में आपका जो है ये नाम हो जाएगा इलेक्ट्रिक हीटर वगैरह, इलेक्ट्रिक ओवन, ठीक। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 वो क्या है, व्हाट इज द वर्क डन इन ए सर्किट इन विच इज करंट I, रेजिस्टेंस R। मतलब कोई एक इलेक्ट्रिक सर्किट है उसमें जो है करंट I फ्लो हो रहा है, रेजिस्टेंस R है उसका सर्किट का, पोटेंशियल डिफरेंस V है, चार्ज Q फ्लो हो रहा है और टाइम T में चार्ज Q फ्लो हो रहा है, ठीक है।
तो इसमें हमको कैलकुलेट द पावर इनपुट बताना है। तो पहले तो हमको जो है वर्क डन बताना है कि वर्क डन क्या है। ये मैं क्वेश्चन जो है अपने एनसीईआरटी बुक से ही जो दिया हुआ उसी से बनाया हुआ क्वेश्चन है ये। तो वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज q थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस v। तो सपोज जैसे ये आपका सर्किट है ना, तो यहाँ पर जो है जब करंट फ्लो होगा तो यहाँ से आप पोटेंशियल ड्रॉप होगा, है ना। तो चार्ज q जो फ्लो हो रहा है उसको जो है इस पोटेंशियल के अगेंस्ट में उसको लेके जाने के लिए जो वर्क करना पड़ेगा वो वर्क डन हमको इसमें बताना है। तो वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज q थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस v एंड दैट इज इक्वल टू v इंटू q। ये आपका वर्क डन का फार्मूला आ गया, w इज इक्वल टू v इंटू q। ये याद रखना है, पोटेंशियल इंटू चार्ज। ओके, अब यहाँ पर पावर इनपुट क्या होगा? पावर इनपुट होगा वर्क डन अपॉन टाइम। तो वर्क डन अपॉन टाइम क्या है? v इंटू क्यू बाई टी। और q बाई टी क्या होता है? करंट होता है। करंट क्या है? I इज इक्वल टू क्यू बाई टी या q इज इक्वल टू आई टी। करंट क्या है? चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। तो ये जो है q बाई टी की जगह हमने I रख दिया। तो आपको पावर का फार्मूला मिलेगा, पावर इज इक्वल टू v इंटू आई, है ना। तो यहाँ पर जो है ये और इसका क्या मीनिंग निकाल सकते हैं इस फार्मूला से? ये वर्क डन हो गया, ये आपका पावर हो गया, है ना। तो एनर्जी सप्लाइड टू द सर्किट इन टाइम t इज इक्वल टू p इंटू टी। एक्चुअली एनर्जी सप्लाइड क्या होता है? एनर्जी सप्लाइड जो है वो इक्वल टू वर्क डन होता है। और वर्क डन यहाँ पर दिया हुआ वर्क इज पावर इंटू टाइम होगा। तो वर्क डन क्या है? पावर इंटू टाइम होता है ना। यहाँ से वर्क डन और एनर्जी सप्लाइड दोनों सेम चीज है। और पावर जो है वो है तो वर्क डन अपॉन टाइम। तो यहाँ पर वर्क डन इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम हो गया एंड दिस इज द एनर्जी सप्लाइड टू द सर्किट इन टाइम टी। इतनी एनर्जी जो है हमने टी टाइम में सप्लाई किया। मतलब कि सपोज आप कोई इलेक्ट्रिक आयरन यूज कर रहे हैं अपना कपड़े प्रेस करने के लिए 5 मिनट के लिए, तो ये इसको सेकंड्स में कन्वर्ट कर दो और जो पावर रेटिंग होगा इलेक्ट्रिक आयरन के सपोज 1 किलोवाट है, तो उसको मल्टीप्लाई करोगे तो उतना एनर्जी जो है जूल में आपने सप्लाई किया, उसको जो इलेक्ट्रिक आयरन ने कंज्यूम किया। और इसको हम हीट डिसिपेटेड के फॉर्म में भी शो कर सकते हैं कि वही एनर्जी जो है हीट में कन्वर्ट हुई है इलेक्ट्रिक आयरन की। तो हीट डिसिपेटेड इज इक्वल टू वी आई टी, है ना। और यहाँ पर पावर का फार्मूला v इंटू आई है, तो यहाँ पे p की जगह वी आई भी रख दोगे तो भी वही आ गया। तो ये क्या है? हीट डिसिपेटेड है एक्चुअल में। तो एनर्जी सप्लाइड या हीट डिसिपेटेड दोनों, जितनी भी एनर्जी आप सप्लाई करोगे वो हीट के फॉर्म में जो है कन्वर्ट हो गई। और आपने इलेक्ट्रिक आयरन में उसको यूज किया, तो वो कितना हीट आपने यूज किया उसका फार्मूला है वी आई टी, दैट इज पावर इंटू टाइम। तो ये जो 3 फार्मूला आ गए, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये तीनों फार्मूला आपको याद रखना है। और ये वर्ड में ये फार्मूला को भी याद रखना है। तो इस पर कोई भी न्यूमेरिकल आएगा तो आप इसको जो है यूज करके बना सकते हो। ओके, सो लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 5। डिफाइन जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, या जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग जो है वो क्या है? कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस इन द सर्किट। नाउ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग जो है बेसिकली उसको डिराइव भी कर सकते हैं। और जो है यहाँ से हमने ये जो है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग यहाँ से हम डिराइव भी कर सकते हैं, इसी इक्वेशन को यूज करेंगे। तो ये H इज इक्वल टू वी आई टी आ गया, और V इज इक्वल टू क्या होता है? आई आर होता है। तो आई आर इंटू आई इंटू टी हो गया, ये आई स्क्वायर आर टी। यही आपका जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग जो है आ गया। तो बेसिकली जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या है? Joule's law of heating implies that the heat produced in a resistor is, तो Joule's law of heating बोल रहा है कि हीट जो प्रोड्यूस होगा रेजिस्टर में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस होगा एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम ड्यूरिंग विच द करंट फ्लोज। तो टोटल तीनों का जो है कंबाइन करेंगे तो हीट डिसिपेटेड या हीट जनरेटेड इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ये इतनी हीट जो है जनरेट होगी व्हेन द करंट आई फ्लोज फॉर द टाइम t। नाउ
क्वेश्चन नंबर 6, ये क्या है, एक ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है कि एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ L है, डायमीटर D है, रेसिस्टिविटी रो है, रेजिस्टेंस R है और इट इज कट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। तो एक कंडक्टर को हमने 4 इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया है और 1 2 3 ये 4 इक्वल पार्ट हो गए। L ये टोटल लेंथ उसकी जो है L है, तो ये L/4 हर एक की लेंथ हो जाएगी, है ना। तो फाइंड रेजिस्टेंस व्हेन दीज पार्ट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल और इन सीरीज। तो बेसिकली रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, R इज इक्वल टू रो L बाई A है। अब जब हम इसको चारों को 4 पार्ट में कट कर दिए इस L को, तो हर एक पार्ट का लेंथ क्या हो जाएगा, L/4। तो यहाँ पर हमको जो नया रेजिस्टेंस एक पार्ट का आएगा, एक पार्ट का जो ये L/4 हो गया, तो इसका नया रेजिस्टेंस जो है हमारा R' हो गया। तो R' इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो इंटू L। तो L क्या है यहाँ पे, L/4 है, तो इसकी जगह L/4 आप रखेंगे। और ये क्या है, एरिया है, तो एरिया तो उतना ही रहेगा, वो तो चेंज नहीं हो रहा है। तो इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, 1/4 और रो L/A की जगह R आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, R/4 आ गया। तो नया रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, एक वायर का, एक पार्ट का R/4 हो गया। अब इसको हम चारों को पैरेलल में अगर आप लगा रहे हैं, है ना, ये चारों को पैरेलल में आपने लगाया तो कितना रेजिस्टेंस होगा, तो पैरेलल में आप लगाओगे तो 1/R पैरेलल इज इक्वल टू 1/R, इसका एक पार्ट का, तो इसका कितना आ रहा है, R/4 आ रहा है ना, तो यहाँ पे नीचे में आप R/4 लिखोगे, है ना। फिर R/4 R/4 1/R/4, है ना, ये जो है 1/RP इज इक्वल टू 1/R' प्लस R' प्लस 1/R' प्लस 1/R' हुआ, और R' की जगह फिर R/4 रख दिया। और फिर ये 4 जो है न्यूमरेटर में चला जाएगा, ये न्यूमरेटर में चला गया, और यहाँ पे एलसीएम R है, तो ये ऊपर का सारे 4 ऐड अप हो जाएंगे, दैट इज 16/R, और फिर इन्वर्स करोगे तो RP इज इक्वल टू R/16। तो आपने पैरेलल में किया तो क्या आंसर आया, R/16 ओम आया। और सेकेंड पार्ट तो एकदम इजी, देखो सीरीज में लगाना है, तो आप उसी को कट करके वापस सीरीज में लगाओगे तो पहले जैसे वायर बन गया वो तो चेंज होगा ही नहीं, जो ओरिजिनल R था वो वही के वही रहेगा, है ना। तो सीरीज में जब हम लगा रहे हैं उसको, तो वो अगेन आप एडअप करोगे तो वो R के बराबर इक्वली आ गया जो शुरू में था, जो ओरिजिनल वायर का है, तो ये ओरिजिनल रेजिस्टेंस का इक्वल हो गया। देन क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 का ही जो है एक्सटेंशन है, पार्ट है, कि इन क्वेश्चन नंबर 6 विच कॉम्बिनेशन विल कंज्यूम मोर पावर एंड व्हाई। तो ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन हमने किया, इसमें से कौन जो है ज्यादा वो कंज्यूम करेगा। तो यहाँ पर जो पावर का जो फार्मूला है वो हमको याद रखना है। पावर का फार्मूला क्या है, V² R। पावर का फार्मूला क्या है, V² R। और कोई भी कॉम्बिनेशन में जो है V सेम है, बट R जो है दोनों में सीरीज और पैरेलल में अलग अलग है। तो सिंस यहाँ पर देखो आप पावर में क्वेश्चन है विच कंज्यूम मोर पावर, तो पावर में R की पोजीशन कहाँ पर है, डिनोमिनेटर में। मतलब R अगर जो है ज़्यादा है तो पावर कम यूज़ होगा, और R अगर लेस है तो पावर जो है ज़्यादा यूज़ होगा। तो हमको मालूम है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में R की वैल्यू जो है वो लेस है सीरीज कॉम्बिनेशन से, तो वी विल से दैट इन R पैरेलल इज लेस देन R in series, so parallel combination will consume more power. Okay, I think you might have understood this question very well. Now let's see the question number 8. Now this is about the application of Joule's law of heating. So we have to give 2 application, और उसको जो है एक्सप्लेन भी करना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है। सपोज तो हम एक इलेक्ट्रिक बल्ब को ले रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक बल्ब में जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का क्या एप्लीकेशन है। तो इलेक्ट्रिक बल्ब में मैंने पॉइंट्स लिखा हुआ है कि ए स्ट्रॉन्ग मेटल विथ हाई मेल्टिंग पॉइंट सच एज टंगस्टन इज यूज्ड फॉर मेकिंग बल्ब फिलामेंट। इलेक्ट्रिक बल्ब में जो है फिलामेंट होता है ना, जो आपने तो देखा भी है कि नहीं, इलेक्ट्रिक बल्ब इस टाइप के जो बनते हैं, और ये जो फिलामेंट होता है ये है टंगस्टन का,
और इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, मतलब थाउजेंड ऑफ डिग्रीज में रहेगा। तो ये जो है स्ट्रांग भी होना चाहिए, क्योंकि ये कोई हल्का फुल्का जर्क लगे तो टूटना नहीं चाहिए। तो स्ट्रांग मेटल विद हाई मेल्टिंग पॉइंट लाइक टंगस्टन, है ना। तो टंगस्टन को हम यूज करते हैं बल्ब फिलामेंट के लिए। ओके, इसको टंगस्टन का यूज भी आपको पूछ सकते हैं अचानक से, या बल्ब फिलामेंट किसका बना सकते हो पूछ सकते हो, तो आपको मेटल का नाम लिखना है टंगस्टन, ये टंगस्टन जो है मेटल है। देन when current is passed the filament gets very hot and emits light। तो जब करंट पास करते हैं तो ये टंगस्टन जो है वो हीट हो जाएगा और लाइट एमिट करना शुरू करेगा हॉट हो करके। फिर थर्ड पॉइंट है मोस्ट ऑफ द पावर कंज्यूम्ड बाय फिलामेंट इज डिसिपेटेड एज हीट एंड ए स्मॉल पार्ट एज लाइट। तो बल्ब की जो है आजकल तो एलईडी बल्ब आ गए ना, पहले के जो बल्ब होते थे वो गर्म बहुत ज़्यादा हो जाते थे और उसका जो थोड़ा पार्ट जो है लाइट में कन्वर्ट होता था। तो वो यही यहाँ पे थर्ड पॉइंट वही बता रहा है। देन फोर्थ पॉइंट, बल्ब आर filled with inert gas like nitrogen और argon to prolong the life of the filament। फिलामेंट की लाइफ को, मतलब फिलामेंट जैसी अगर एयर रहेगी अंदर में तो क्या वो फिलामेंट ऑक्सीडाइज हो सकता है ना, धीरे धीरे गर्म होकर तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो उसकी लाइफ को इंक्रीज करने के लिए उसमें इनर्ट गैसेस या इनएक्टिव गैसेस या नाइट्रोजन जो होती है ये और आर्गन जो है ये इनएक्टिव गैस हो गई, तो इससे उसको भर देते हैं अंदर में, तो फिलामेंट की जो है लाइफ बढ़ जाती है। देन सेकंड जो एप्लीकेशन है वो है इलेक्ट्रिक फ्यूज हो गया। आजकल सभी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जो आते हैं उसमें एक छोटा सा फ्यूज भी लगा रहता है, आपने कभी देखा होगा। तो ये जो फ्यूज होता है वो एक छोटा सा पार्ट होता है, कई फॉर्म में रहेगा अप्लायंसेस का अलग, जैसे कोई अप्लायंसेस उसमें ना ऐसे छोटा सा कांच का ट्यूब रहेगा और उसके अंदर में एक ऐसा फ्यूज वायर टाइप का रहता है और उसको हम यहाँ मेटल का वो रहता है और इसको लगाते हैं अप्लायंसेस के अंदर में, तो ये फ्यूज वायर हो गया। तो इसकी खासियत क्या है कि अगर कभी अचानक से कोई सपोज बिजली कड़की बाहर में या एकदम से वोल्टेज हाई हो गया या घर में कुछ भी शॉर्ट सर्किट हो गई, तो एकदम से करंट अगर ज़्यादा आ जाता है वायर में, तो आपका जो इलेक्ट्रिक अप्लायंस है वो डैमेज नहीं होगा और उसके डैमेज होने के पहले ही ये फ्यूज जो है वो उड़ जाएगा और डिस्कनेक्ट कर देगा, है ना। तो यही उसकी खासियत है। तो फ्यूज क्या है, इट इज ए पीस ऑफ वायर मेड ऑफ ए मेटल और एलॉय लाइक कॉपर या एल्यूमिनियम, या और भी कोई मेटल हो सकता है। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या है, इट इज प्लेस्ड इन सीरीज विद द डिवाइस। तो डिवाइस के अंदर उसको सीरीज में लगा देते हैं। वो क्या करता है, इट प्रोटेक्ट्स द सर्किट्स एंड अप्लायंसेस बाय स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ हाई इलेक्ट्रिक करंट। तो घर का जो मेन जो मीटर होता है जहाँ इलेक्ट्रिक मीटर लगा रहता है वहां पर भी पहले फ्यूज लगा देते हैं। आजकल क्या आ गया, आजकल वो क्या बोलते स्विच हो गया, एमसी स्विच आने लग गया है, अदरवाइज पहले फ्यूज भी लगते थे। तो वो क्या करता है कि वहां से भी फ्यूज जो है उड़ जाएगा अगर कभी अचानक से ज्यादा करंट आ जाएगा। तो वो क्या करता है, सर्किट को या अप्लायंसेस को प्रोटेक्ट करता है। फिर जब कैसे प्रोटेक्ट करेगा, व्हेन हाई करंट फ्लोज द फ्यूज वायर मेल्ट्स एंड ब्रेक्स द सर्किट। देन अब फ्यूज वायर की डेजिग्नेशन क्या क्या, उसकी रेटिंग आती है कि भी कितना बड़ा फ्यूज वायर होना चाहिए, कितना उसमें एम्पियर का करंट फ्लो हो सकता है, मैक्सिमम करंट कितना फ्लो हो सकता है फ्यूज वायर में। तो उसके हिसाब से फ्यूज वायर को भी डिजाइन किया जाता है अलग अलग अप्लायंसेस के लिए अलग अलग। जैसे छोटा सा कोई अप्लायंस है जहाँ पे छोटा करंट फ्लो हो रहा है 1 एम्पियर या 0.5 एम्पियर या 1.2 एम्पियर, तो उसके लिए बड़ा फ्यूज लगाने का कोई सेंस नहीं है ना, क्योंकि जो है हम चाहते हैं कि वो फ्यूज वायर जहाँ जितना करंट उसका अगर उसका 1.5 एम्पियर करंट के डिजाइन है कोई अप्लायंसेस और उसमें अगर 2 एम्पियर का हम फ्यूज लगा दें तो ठीक है, अगर उसमें 3 एम्पियर का करंट फ्यूज लगाएंगे और उतना करंट फ्लो होगा तो उसके पहले वो फ्यूज उड़ेगा, उसके पहले तो वो अप्लायंस को डैमेज कर देगा। तो उसकी रेटिंग होती है फ्यूज वायर की, जैसे कि 1 एम्पियर 2 एम्पियर 3 एम्पियर 5 एम्पियर 10 एम्पियर, ये रेटिंग होती है। तो ये रेटिंग का हम फ्यूज वायर, प्रॉपर रेटिंग का फ्यूज वायर जो प्रॉपर अप्लायंसेस उसमें लगाना पड़ता है। तो जैसे कि इसी के बेसिस पे एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे हमने डिजाइन किया हुआ है कि एक इलेक्ट्रिक आयरन है वो 1 किलोवाट कंज्यूम करता है इलेक्ट्रिक पावर। नाउ इट इज ऑपरेटेड एट 220 वोल्ट। हमारी जो कंट्री है इंडिया में ये 220 वोल्ट का ही जो है
पावर सप्लाई होता है। तो एक किलोवाट का इलेक्ट्रिक पावर का जो आयरन है उसमें इतने जो है वोल्टेज में यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें कितना रेटिंग का फ्यूज वायर हमको लगाना है, व्हाट शुड बी द रेटिंग ऑफ द फ्यूज वायर टू बी यूज इन दिस केस। ओके, ये क्वेश्चन है। तो इसका हिंट क्या है, सबसे पहले आपको सोचना है कि इसमें क्या हमको करना है। तो हमको क्या करना चाहिए कि हमको कैलकुलेट करना चाहिए करंट ड्रॉन बाय द इलेक्ट्रिक आयरन। यहाँ पे करंट नहीं दिया होगा क्वेश्चन में, तो एक जो इलेक्ट्रिक आयरन वो कितना करंट ड्रॉ करेगा, तो उसके हिसाब से हम फ्यूज वायर लगाएंगे उसके डिजाइन का। तो फ्यूज वायर जो है रेटिंग उसके उस करंट के आसपास होनी चाहिए। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले पावर इज इक्वल टू वी आई, ये वाला जो फार्मूला है इसमें दिया हुआ है, पावर भी दिया हुआ है और करंट आई भी दिया हुआ है और वी दिया हुआ है। ये हमारे पास वैल्यू पी और वी की दी हुई क्वेश्चन में। तो हम क्या करेंगे, आई इज इक्वल टू पी बाई वी हो जाएगा हमारा आई निकालने के लिए। तो पावर दिया हुआ है 1 किलोवाट, दैट इज 1000 वाट हुआ। वोल्ट है 220 और ये हमने 220 वोल्ट लिख दिया। ओके, तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो आप देखिए आपका करंट आएगा 4.54 एम्पियर। तो डिवीजन करने से 4.54 एम्पियर आया, मतलब क्या हुआ कि ये इतना एम्पियर करंट ड्रॉ करेगा। तो हमको जो है जो हमारे फ्यूज वायर रेटिंग है उसमें जो रेटिंग है हम क्या करेंगे उसमें 1 2 3 5 10 इसमें से कौन सा यूज करेंगे, हम इसमें से 5 एम्पियर वाला जो है फ्यूज यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, भी थोड़ा सा भी करंट अगर इससे ज़्यादा बढ़ा, 5 से ज़्यादा बढ़ेगा तो हमारा जो है फ्यूज वायर वो फ्यूज गल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा और सर्किट को ब्रेक कर देगा। तो हमारा जो अप्लायंस है वो जलने से या खराब होने से बच जाएगा। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 10, why does the cord of an electric heater does not glow while the heating element does। तो जो कोई भी अप्लायंसेस में वायर तो लगा रहता है ना, जैसे कूलर हो गया या तो वो वायर जो है वो वायर बोल रहा है कि वो क्यों ग्लो नहीं होता है, वो हीट क्यों नहीं होता, ग्लो क्यों नहीं होता है, जबकि वो हीटिंग एलिमेंट है वो ग्लो हो जाता है, वो हीट हो जाता है जैसे आयरन का वायर है। तो जो नॉर्मली कॉर्ड जो होता है वो उसके अंदर जो वायरिंग होती है वो हम लोग मैक्सिमम सभी जगह कॉपर की ही यूज करते हैं। तो क्यों होता है कि उसकी रेजिस्टिविटी कम होती है। तो कॉर्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर और एनी अदर इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस आर मेड ऑफ गुड कंडक्टर मेटल लाइक कॉपर उस रेजिस्टिविटी इज वेरी लो। तो रेजिस्टिविटी बहुत कम रहेगी, तो वो जो है एक तो गुड कंडक्टर भी रहेगा और ज़्यादा हीटअप भी नहीं होगा। सो देयरफॉर दे डज नॉट गेट हीटेड अप व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास। तो ये इसका जो है क्वेश्चन का हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर देखो आपने पिछले लेक्चर में आपने सुना होगा रेजिस्टिविटी की प्रॉपर्टी क्या है। तो रेजिस्टिविटी जो है मेटल का फिक्स रहता है, कांस्टेंट रहता है, अगर टेम्परेचर नहीं चेंज हो रहा है तो यहाँ पर रेजिस्टिविटी कॉपर की लेस होती है, तो वो उस टाइप का जो वायर होता है हम यूज कर सकते हैं फॉर कंडक्शन पर्पस के लिए। ओके, मतलब फॉर ट्रांसमिशन ऑफ द करंट के लिए। ओके, सो this is what was the 10 questions which I wanted to give regarding this topic. So tell me about how did you like this lecture, and if you have any suggestion or any other video you want, then please write it in the comment box. And so thank you and good day, take care.